जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है इंडिया मार्चेस अहेड। तो देखिए, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो 1947 में बना था। इस बिल को पास करने वाले जो इंग्लिश पर्सन थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। ये पीएम थे ब्रिटेन के। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन पॉलिटिक्स पार्टी मान गई थी कि ब्रिटिश पावर को हम इंडियन गवर्नमेंट को दे देंगे और पार्टीशन ऑफ इंडिया करेंगे। तो देखिए, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था वो माउंट बैथन प्लान के ऊपर बेस्ड था। माउंट बैथन माउंट बैथन एक ब्रिटिश था जो हमारे इंडिया में आया था, जिसने कि ये प्लान बनाया था। उसके प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया को दो कंट्रीज में डिवाइड करना था, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो माउंट बैथन प्लान जो है मेनली पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है। माउंट बैथन लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया था। देखिए, सर सिरिल रेडक्लिफ एक ऐसे ब्रिटिश पर्सन थे जिन्होंने हमारे इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर को मार्क किया था। तो इसलिए जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर लाइन को हम रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये रेड क्लिफ नाम के ब्रिटिश द्वारा बांटी गई थी। आगे देखिए, जो हमारे चक्रवर्ती राजा गोपालचार्य थे, जो कि हमारे एक इंडियन थे, ये फर्स्ट थे इंडियन जो गवर्नर जनरल बने थे हमारे फ्री इंडिया के। तो देखिए, जब इंडिया बना था तो 560 प्रिंसली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया था, जो कि पहले इंडिपेंडेंट थी। तो फीचर्स की बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की, तो फर्स्ट फीचर था कि ब्रिटिश का जो कंट्रोल है इंडिया के ऊपर वो इमीडिएट इफेक्ट से बंद हो जाएगा। मीन जितना भी कंट्रोल ब्रिटिश का हमारे ऊपर था वो इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म हो जाएगा। इसका सेकंड फीचर था कि जो भी ब्रिटिश के प्रोविंसेस है, ब्रिटिश के अंडर एरियाज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बन जाएंगे। तो देखिए, मद्रास ब्रिटिश के अंडर था, कार्नेटिक एरिया जो कर्नाटका कहते हैं जिसको, वो एरिया उनके अंडर था। ईस्ट पंजाब का एरिया ब्रिटिश के अंडर था। वेस्ट बंगाल और ये अपना बिहार साइड एक एरिया और असम का एरिया ये ब्रिटिश के अंदर थे, इसको हमारा पार्ट बना दिया था इंडिपेंडेंट इंडिया का। और ये इसमें इसी माउंट बैटन प्लान में फिक्स हुआ था थर्ड पॉइंट कि जो पाकिस्तान होगा वो बनेगा वेस्ट पंजाब का। जो वेस्ट पंजाब है हमारा वेस्ट हिस्सा है, और जो फ्रंट और वेस्ट फ्रंटियर है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, सिंध का एरिया दिया जाएगा, और ईस्ट बंगाल का एरिया भी पाकिस्तान में शामिल होगा। अब देखिए, जो डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान था वो कंप्लीट फ्रीडम मिल गई थी उनको। इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे से आज़ाद थे। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने बड़ी कोशिश की बाकी अपने इंडिया के स्टेट्स को मनाने में कि वो एक हो जाएं। इसमें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद नहीं मिले थे। तो ये हैदराबाद, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, इनको बाद में बाय फोर्स मिलिट्री एक्शन के द्वारा इंडिया में शामिल किया गया था। तो ये ऐसे दो एरियाज़ हैं हमारे इंडिया के जो कि आज़ादी के बाद मिलिट्री इन्फ्लुएंस के अंडर ही हमारे इंडिया में ज्वाइन करे गए थे। बाकी देखिए, पौंडीचेरी जो फ्रांस के अंडर था, इसको 1953 से 54 के बीच में छुड़ाया गया था। गोया जो कि पुर्तगीज़ के अंडर था, इसको 1961 में हमारे इंडिया का पार्ट बनाया गया था। और सिक्किम जो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट का हिस्सा था, उसको 1975 में आज़ाद किया गया था। तो टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया देखिए, 6 मिलियन पीपल ने क्रॉस किया था बॉर्डर को दोनों साइडों से। तो जिसके लिए रेल भी यूज़ हुई थी। और उसी समय कम्युनल राइट्स के कारण काफ़ी थाउजेंड लोगों की मौत हुई थी, कई बेकसूर मारे गए थे, क्योंकि हिंदू मुसलमानों में बहुत ज़्यादा दुख था इस बात का। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, उसके लिए एक असेंबली गठित की गई थी जिसको कि इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स कहते हैं। और प्रोविजनल जो कि प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थे, एक फर्स्ट सेशन जो था वो 1946 में हेल्ड किया गया था। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा वो नवंबर 26 1949 को पास हुआ था, लेकिन अडॉप्ट किया गया था हमारा जनवरी 26 को इन 1950। इसको अडॉप्ट किया गया था। इसको बनाने में कुछ टाइम जो लगा था वो 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और इसको बनाने वाले जो रचयिता थे इसके वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत ज़्यादा योगदान था इसमें। तो देखिए, इसकी बात करें, टेम्परेरी चेयरमैन इसके सज्जनंद सिन्हा थे, प्रेसिडेंट इसके राजेंद्र प्रसाद थे, वाइस प्रेसिडेंट एच सी मुरारजी थे, चेयरमैन कमेटी ड्राफ्टिंग के डॉक्टर अम्बेडकर थे, और कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बी एन राव थे। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था ये फर्स्ट टाइम इलेक्ट किया गया था। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम इलेक्ट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
जो कि पहले राष्ट्रपति थे हमारे इंडिया के। जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट किए गए थे ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमारे इंडिया को यूनिटी करने में काफ़ी हेल्प की, इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और हमारे बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे हमारे फ्री इंडिया के, जो कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फर्स्ट टाइम चुने गए थे। तो देखिए, इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडियन इकोनॉमी थी वो सफिशिएंट नहीं थी कि हम कुछ कर सकें। तो लोग कह रहे थे, सोच रहे थे कि इंडिया के लिए इम्पॉसिबल है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे काम करना। लेकिन क्योंकि हमारी वेरिएशन थी कल्चर की, रिलीजन की, कास्ट की, लैंग्वेज की, कस्टम की, आइडेंटिटी की, तो सबको मुश्किल लगता था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में काम कर सकता है। लेकिन ये प्रेडिक्शन सारी रॉन्ग हो गई। इन स्पाइट ऑफ हमारे इंटरनल इश्यूज एंड एक्सटर्नल इश्यूज, जैसे टेररिज्म था, क्रॉस बॉर्डर फाइट्स थे, अटैक्स थे, इनके बावजूद भी इंडिया ने पाथ ऑफ सक्सेस पे अच्छा मूव किया और दिन पर दिन ये तरक्की करता रहा। तो देखिए, जो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसका एक गवाह है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो चुकी है, हमारे पास कई तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। बाकी देखिए, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो भी इस बात का विटनेस है कि हमने इकोनॉमिकल प्रोग्रेस किया है इंडिया में फ्रॉम द 1947 टू टिल डेट। तो देखिए, गवर्नमेंट ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, जैसे पावर फैसिलिटीज़ जो कि बहुत बेसिक है इंडस्ट्री के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी योगदान दिया गवर्नमेंट ने, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया, ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। इसी के साथ ही देखिए, कम्युनिकेशन जो कि बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इसका भी काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, हर तरह की कम्युनिकेशन अवेलेबल हुई ताकि, और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया गया ताकि इंडिया हमारा किसी वे में डेवलप होने में रुके ना। और हमारे हमारे बेसिक जो डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्री के बहुत ज़रूरी थे, और गवर्नमेंट ने और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, जैसे कि मैकेनाइजेशन ऑफ हमारा एग्रीकल्चर में मशीनों का उपयोग हो गया। हमारे इरिगेशन सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ड्रिप इरिगेशन और कई सिस्टम बनाए गए ताकि इरिगेशन को बढ़िया कर सकें। और हमारे यहाँ पे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स की प्रॉपर प्लानिंग करके उनका बंदोबस्त किया गया, और हमारे रिसर्च फील्ड को भी इंक्लूड किया गया एग्रीकल्चर फील्ड में, ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके और प्रोग्रेस कर सके। तो देखिए, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट को हम इस चीज़ से माप सकते हैं कि हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन इसका रिजल्ट है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा था। वाइट रेवोल्यूशन इस बात का गवाह है, विटनेस है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ था और हुआ है और चल भी रहा है। देखिए, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था जो इसको सेटअप किया गया था 1950 में। इसमें एक 5 ईयर प्लान अपनाया गया था जो कि यूएसएसआर में अपनाया जाता था। इसको फर्स्ट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया था, फर्स्ट ईयर प्लान को, 5 ईयर प्लान को। इसके अकॉर्डिंग हमने प्रोग्रेस करी। बाद में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को नीति आयोग का नाम दे दिया गया था, इसको रिप्लेस कर दिया गया था 2015 में। तो देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के तौर पे देखा जाए, इंडिया में हर सोसाइटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए थी। हमारे जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे लोगों की इकोनॉमी का डिफरेंस है। तो उसके कारण जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हर कम्युनिटी, रिलीजन, लैंग्वेज को इक्वल स्टेटस मिले इंजॉय का, चाहे वो लॉ के नज़र में है, चाहे वो इकोनॉमी की नज़र में है, चाहे वो और फैसिलिटीज़ की नज़र में है। तो देखिए, फर्स्ट टाइम हमारी जो पार्टी थी ओनली कांग्रेस थी स्टार्टिंग में। तो ये सिंगल पार्टी थी जिसने रूल किया टिल 1964 तक अंडर द कंट्रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो फर्स्ट कंट्री हमारी जो कंट्री की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो कांग्रेस थी। लेकिन 1964 में अदर स्टेट पार्टीज बननी शुरू हो गई, जिसके बाद की एक्चुअल डेमोक्रेसी का पीरियड शुरू हुआ। तो इंडियन डेमोक्रेसी अच्छी तरह से फंक्शन करने लगी। सिर्फ 2 साल ही इन्होंने फंक्शन नहीं किया, 2 साल में इमरजेंसी लगी थी 1975 और 77 में। और 1970 में जो इमरजेंसी लगी थी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण लगी थी, और इस समय बीजेपी पावर में आई थी फर्स्ट टाइम 1977 में। तो न्यू स्टेट्स और रीजनल पार्टीज बननी शुरू हो गई इंडिया में इस समय। तो देखिए, जो गवर्नमेंट थी वो 2 तरह से बननी शुरू हुई। एक तो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, एक है अपनी एलियंस गवर्नमेंट। तो कोलिशन की बात करें तो जैसे कि पार्टी ज्वाइन करती हैं
गवर्नमेंट बनाने के लिए आफ्टर इलेक्शन, तो उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और एलियंसेस में हो गया कि पहले ही उनकी साझेदारी है इलेक्शन से पहले ही, तो उसको एलियंस कह दिया। तो देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम जो इंडिया में था वो एक्सेस बन गया हमारे डेमोक्रेसी का। हमारे सिटीजन्स को एक वो मिल गया था अलग से, एक चॉइस मिल गई थी। तो नेशनल पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़ डेवलप हुई हमारे इंडिया में, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, हमारी पार्टीज़ हैं स्टेट और नेशनल और रीजनल। क्राइटेरिया क्या था स्टेट पार्टी के लिए कि 6% टोटल वोट्स होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी स्टेट में, या तो 2 सीट्स होनी चाहिए स्टेट में, तो उसको स्टेट या रीजनल पार्टी कहते थे। और क्राइटेरिया नेशनल पार्टी के लिए था 6% वोट्स सब लोकसभा इलेक्शंस, या 4 स्टेट्स में जब उन 4 सीट्स विन करती थी तो उनको नेशनल अपना पार्टी कहते थे। तो देखिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, इसी को राइट था, अथॉरिटी थी, ये हमारा ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी जो इलेक्शन करवा सकती थी। फर्स्ट इलेक्शन हमारे इंडिया में 1950 से 52 में हुए थे, और फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में 1999 में गोवा में इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया गया था। और हमारे इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो हमारा फॉरेन पॉलिसी कहती है रीजनल कोऑपरेशन रखो, फ्रेंडली कोऑपरेशन रखो, नॉन अलाइनमेंट रखो, एंटी कॉलोनिज्म रखो, पंचशील रखो, एंटी रेशियल, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, बिलीफ इन यूनाइटेड नेशंस। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के कुछ नियम हैं। इसमें से पंचशील की बात करें तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे देश की। सेकंड है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, एक दूसरे के प्रति हमने अग्रेसिव नहीं होना। थर्ड है म्यूचुअल आपसी में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना किसी के मामलों में एक दूसरे देश में। फोर्थ था म्यूचुअल बेनिफिट्स, आपसी बेनिफिट्स पे ध्यान रखना है दोनों के। फिफ्थ है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, अशांति से अपना एग्जिस्ट होना है। तो देखिए इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन की सोसाइटी में काफ़ी चैलेंजेस थे, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश को बिल्ड करने में कई चैलेंजेस, क्योंकि हमारे पास जो डाइवर्सिटी थी रिलीजन की बहुत ज़्यादा थी, धर्म बहुत ज़्यादा थे, हमारे जो लोग थे उनके भी सोशल कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा चेंज थे, और जो हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमारे देश को तरक्की करने में काफ़ी अड़चनें थी। और साथ में पॉवर्टी जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी हमारे देश में, इलिटरेट की बहुत ज़्यादा समस्या थी, जिसके कारण हमारे देश को तरक्की करने में काफ़ी बाधा थी। तो कई स्टेप्स लिए गए थे सोशल इनको दूर करने के लिए, जैसे रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटर्स किया गया था, गवर्नमेंट जॉब्स का प्रबंध किया गया, और साथ में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए ताकि एससी कास्ट, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस डेवलप हो सके, उनका प्रोग्रेस हो सके, वो भी इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सकें। तो देखिए चैलेंजेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी में क्या था, हमारे कुछ चैलेंज भी थे, जैसे इंडियन स्टेट था, हमारे पास शॉर्ट था, हर चीज़ कम थी, जैसे कि फूड भी कम था हमारे पास स्टार्टिंग में जब हम आज़ाद हुए थे, हमारे पास मेडिसिन भी पूरी नहीं थी, हमारा मेडिकल सेक्टर बहुत वीक था उस समय। तो हमारे पास काफ़ी चैलेंजेस थे, हमारे पास इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, हमारे पास ज़्यादा बढ़िया नहीं थी और हर प्रकार की नहीं थी, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, एयरपोर्ट्स वगैरह भी कम थे। तो कास्ट सिस्टम और सोशल लेवल्स भी बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्रेस के रास्ते में एक रुकावट थी। हमारे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा, भेदभाव बहुत ज़्यादा था, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स जैसे चाइल्ड मैरिज, विधवो मैरिज, और ये डाउरी के सिस्टम, दहेज प्रथा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी। तो इन स्पाइट ऑफ दी चेंजेस हमारे जो इंडिया ने हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में अच्छी तरक्की की, चाहे वो इंडस्ट्री की बात करें, चाहे रोड बिल्डिंग की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे हम बात करें स्पेस की बात करें, स्पेस में काफ़ी अच्छा किया, चाहे आर्मी की बात करें, हमने हर जंग जीत फतेह की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल अपना स्कूल ऑनलाइन। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।